चलिए my dear friends, can we start? So very good afternoon to all of you. I hope you are doing good. How was yesterday's test? It was you able to write? बहुत सारे बच्चे कुछ लिख ही नहीं पाए. कुछ बच्चों ने लिखा है, मैंने पेपर देखा इधर उधर थोड़ा लिखा है कुछ हद तक, लेकिन अभी इंप्रूवमेंट के लिए स्कोप बहुत ज्यादा है. चलिए नेवरदलेस हम आगे बढ़ते हैं. तो जैसे हमारा डिसाइड हुआ था कि हम लोग क्या करेंगे, पहले आज यूनिट नंबर 3 को रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम अभी रिवाइज करेंगे यूनिट नंबर 3. यूनिट नंबर 3 का नाम क्या है? अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. तो फ्रेंड्स, यूनिट नंबर 1 में हमने सेक्शन नंबर 10 के अंदर कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स देखे थे, हाँ कि ना? उन इसेंशियल एलिमेंट्स में से 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमको इस यूनिट नंबर 3 में डिटेल में डिस्कस करने हैं. वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? पहला एलिमेंट है कैपेसिटीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट. नंबर 2 है फ्री कंसेंट. नंबर 3 है लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट. एंड फोर्थ वन है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज अ वर्ड. ये चारों के चारों इसेंशियल्स यूनिट नंबर 1 में हमने देखे हुए. इसको अभी यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपरली रिवाइज करेंगे. तो पहला कौन सा इसेंशियल है? कैपेसिटीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट. उसमें हमको देखना है कि कौन सी ऐसी पार्टीज है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, जिनकी वो कैपेसिटी है. कौन से ऐसे लोग हैं? नंबर 1, वो पर्सन क्या होना चाहिए? मेजर होना चाहिए. वो पर्सन क्या नहीं होना चाहिए? अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए. और वो क्या नहीं होना चाहिए? नॉट एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. तो पहला जो पर्सन है वो कौन है बोलो? दैट इज द माइनर, हाँ कि ना? तो हु विल बी कॉल्ड एज अ माइनर? माइनर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसकी उम्र क्या है बोलो? 18 साल से कम है. ऐसा पर्सन जिसकी उम्र 18 साल या फिर उससे ज्यादा है, वो पर्सन आपका क्या माना जाएगा? मेजर माना जाएगा. और अगर आप मेजर हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो. माइनॉरिटी जो है इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके ऊपर एग्जामिनेशन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं. तो अगर कोई पर्सन माइनर से कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा तो वो पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा void ab initio. का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स विद द माइनर आर void फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. सपोज कोई पर्सन माइनॉरिटी में कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल होता है? द आंसर इज नो. ना माइनर एनफोर्स कर सकता है, ना कोई मेजर उस माइनर पे एनफोर्स कर सकता है. हमने केस स्टडी देखा था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. उसमें धर्मोदास घोष जो है वो माइनर था. उसने मेजर से लोन लिया था और लोन के बदले उसने अपनी प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी दिया था. तो जिसने लोन दिया था वो पर्सन उस प्रॉपर्टी को क्लेम करना चाहता है. तो क्या उस प्रॉपर्टी को क्लेम करके लोन रिकवर हो सकता है? क्या लोन का रिकवरी पॉसिबल है? द आंसर इज नो. तो यहाँ पे धर्मोदास घोष बीइंग अ माइनर, उसने लोन लेने का जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो बेसिकली क्या हो जाएगा? वॉइड एब इनिशियो बन जाएगा. minor is not liable to repay the loan nor he can give the security to the person that is a major. तो major cannot enforce the security over the minor. मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस स्टडी का नाम आपको याद रखना है. अगर मान लो कोई पर्सन माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है माइनॉरिटी में, तो क्या वो पर्सन मेजर होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर सकता है? द आंसर इज नो. हमने आरटीपी के क्वेश्चन में कल ही देखा हुआ है कि माइनर पर्सन मेजर होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता. क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेनिफिशियरी हो सकता है? बेनिफिट्स ले सकता है? यस. मतलब क्या? क्या माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर फॉर प्रॉफिट हो सकता है? यस. किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माइनर को कोई बेनिफिट देने वाले हम लोग, तो क्या वो बेनिफिट वो ले सकता है? वहां तक वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकता है? यस. लेकिन माइनर के ऊपर किसी प्रकार की लायबिलिटी नहीं आ सकती. नेक्स्ट वन,
अगर मान लो कोई माइनर है, उसने झूठ बोल करके अपनी माइनॉरिटी को बताया कि मैं मेजर हूं और मेरे से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करो, तो क्या मेजर उस पे केस एनफोर्स कर सकता है? द आंसर इज नो। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड द माइनॉरिटी, मैं माइनर हूं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, है। इवन इफ उसने झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है। याद रखना ये पॉइंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक पॉइंट पे सवाल बने हुए हैं, अपने आरटीपी में भी देखा, स्टडी मटेरियल के अंदर भी है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन के अंदर भी है। एक एक पॉइंट इसका अंदर इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट पे सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर मान लो किसी माइनर को हम उसको नेसेसिटीज सप्लाई करते हैं, तो क्या वो नेसेसिटीज के एक्सपेंसेस के लिए लाइबल होता है? द आंसर इज यस, लेकिन उसके कंडीशन है। क्या कंडीशन है? नंबर वन, वो नेसेसिटी एक एक्चुअल और रीजनेबल नेसेसिटी होनी चाहिए। नंबर टू, उसके पास उस नेसेसिटी का ऑलरेडी सप्लाई नहीं होना चाहिए। और नंबर थ्री, वो लाइबल है लेकिन ओनली आउट ऑफ प्रॉपर्टी। एंड नंबर फोर, ही इज नॉट लाइबल पर्सनली। चार कंडीशन याद हो जाएंगे। पहला कंडीशन, वो नेसेसिटी एक एक्चुअल और एक रीजनेबल नेसेसिटी होनी चाहिए। नंबर टू, उस नेसेसिटी का उसके पास ऑलरेडी सप्लाई नहीं होना चाहिए। नंबर थ्री, वो आउट ऑफ स्टेट लायबल होगा। एंड नंबर फोर, वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। चार कंडीशन इस पॉइंट के अंदर आपको याद रखना है। बड़े ही भर भर के सवाल इस पॉइंट पे आए हुए हैं, हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस भी किया है, हमारे आगे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में भी ये क्वेश्चन आ जाएगा, देख लेंगे। नेक्स्ट वन, बताएंगे क्या माइनर पर्सनली उसको नेसेसिटी सप्लाई जो करते हैं, क्या उसके लिए लाइबल होते हैं? वो पर्सनली लाइबल होते हैं फॉर द बेनिफिट एंड फॉर द सप्लाई ऑफ द नेसेसिटीज, लेकिन वो गार्जियन के स्कोप में होना चाहिए। अगेन सिमिलर पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 का, कि माइनर जो होते हैं वो लाइबल होते हैं लेकिन ओनली आउट ऑफ दी प्रॉपर्टी, जितना उन्होंने कमाया है वहां से लाइबल होते हैं। क्या माइनर के ऊपर हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज नो, कि भैया माइनर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही करना है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। क्या माइनर कभी इंसॉल्वेंट हो सकता है? अरे उसकी लायबिलिटी नहीं हो सकती है, तो वो इंसॉल्वेंट कैसे होएगा? एंड लास्ट वन, क्या माइनर पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर एंटर हो सकता है? नहीं, लेकिन वो क्या बन सकता है? पार्टनर फॉर प्रॉफिट बन सकता है, एक रेगुलर पार्टनर नहीं बन सकता। नेक्स्ट वन, क्या माइनर किसी का एजेंट हो सकता है? अगर एजेंट बना तो क्या उसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी आएगी एजेंसी में? अगर मान लो मैंने किसी पर्सन को एजेंट अपॉइंट किया, माइनर को एजेंट अपॉइंट किया, और उसने मेरा काम करते समय कुछ गलती करी, मेरा हो गया नुकसान, तो बताएंगे क्या वो नुकसान में उससे रिकवर कर सकता हूं? द आंसर इज नो। नेक्स्ट वन, क्या पेरेंट्स और गार्जियन माइनर ने उनके बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, उसके लिए लायबल होते हैं? नहीं। अगर कोई माइनर बोले कि मेरे पापा का घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या पापा घर बेचने के लिए लायबल है? द आंसर इज नो। अगर मान लो माइनर और कोई मेजर एडल्ट पर्सन ने ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ किया, तो कौन लायबल होगा? ओनली द एडल्ट पर्सन, यानी कि मेजर पर्सन विल बी लायबल, माइनर लायबल नहीं है। बताएंगे क्या कोई माइनर, कोई एडल्ट, कोई मेजर किसी माइनर के लिए श्योरिटी हो सकता है? मतलब माइनर ने कोई लोन लिया है, उसके बदले कोई मेजर पर्सन, एडल्ट पर्सन उसके लिए श्योरिटी, गारंटी दे रहा है, तो क्या गारंटी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है? क्यों होता है? बिकॉज गारंटी कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बनता है? क्रेडिटर एंड गारंटर के बीच में बनता है, तो उसके अंदर कोई पर्सन इनकैपेसिटेट नहीं है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। लेकिन बताएंगे क्या माइनर किसी के लिए श्योरिटी हो सकता है? द आंसर इज नो। नेक्स्ट वन, बताएंगे क्या किसी माइनर के नाम पे कंपनी के शेयर्स अलॉट हो सकते हैं? द आंसर इज नो। लेकिन अगर मान लो उसके नाम पे शेयर ट्रांसफर या ट्रांसमिट हुआ है, ट्रांसफर मतलब मैंने अगर मान लो मेरे फुल्ली पेड अप शेयर्स मेरी बिटिया को ट्रांसफर कर लिए, या मेरे जाने के बाद मेरे शेयर्स मेरी बिटिया के नाम पे ट्रांसमिट हो गए, उसको ट्रांसमिशन कहते हैं, तो क्या वो शेयर होल्डर बन सकती है? यस। लेकिन बकायदा शेयर्स कैसे होनी चाहिए बोलो? फुल्ली पेड अप होनी चाहिए। और क्या माइनर टॉर्ट्स यानी कि सिविल रॉन्ग के लिए लाइबल होता है? द आंसर इज यस। तो ये रहा क्या बोलो का माइनर। माइनर का जो पॉइंट है ना, इस पूरे के पूरे पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, किसी भी चीज पे सवाल बनाया जा सकता है। ये 15 के 15 पॉइंट सबके सब क्या है बोलो? इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज पे सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है? अरे बच्चों क्लियर है क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट आएगा आपका, अगर मान लो आप कौन हो बोलो? अनसाउंड माइंड हो। क्या है बोलो? अनसाउंड माइंड। तो यू टेल मी, पर्सन जब अनसाउंड माइंड होता है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है? नहीं। कब कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा? जब वो साउंड माइंड होता है।
अगर मान लो पर्सन यूजुअली अनसाउंड माइंड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, जब वो साउंड माइंड होता है। और पर्सन यूजुअली साउंड माइंड होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब नहीं कर सकता, जब वो अनसाउंड माइंड। इन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए आप हमेशा क्या होनी चाहिए बोलो, साउंड माइंड होने चाहिए। सही बात है। नेक्स्ट वन, और ऐसे कुछ लोग हैं जो क्या है बोलो स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड। कौन लोग हैं वो, फॉरेन सॉवरेंस, अलाइन एनिमी। व्हाट इज अलाइन एनिमी? आज मान लो इंडिया या फिर रशिया और यूक्रेन, इनके बीच में वॉर चल रहा है, तो दोनों कंट्रीज क्या हो गए एक दूसरे के अलाइन एनिमी कंट्रीज बन गए। और इनके लोग क्या बन गए इनके लोग एक दूसरे के क्या बन गए, क्या बन गए, अलाइन एनिमी बन गए ना नालायको, हाँ कि ना? तो बताएंगे मुझको, अगर इन दोनों कंट्रीज के लोगों ने कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो क्या उसको परफॉर्म किया जा सकता है? नहीं। क्या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं? द आंसर इज नो। तो वो स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड हो गए। इवन इफ दे आर मेजर, इवन इफ दे आर साउंड माइंड, दे कैन नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट। बताएंगे कोई कॉन्विक्स पर्सन, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते? व्हाट इज कॉन्विक्स? जो पर्सन दोषी पाया गया है, जिसके ऊपर दोष सिद्ध हुआ है। और एक आता है आपका क्या बोलो, इंसॉल्वेंट। तो क्या कोई इंसॉल्वेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है? द आंसर इज नो। तो यहां पे हमने पहला खत्म किया, दैट इज क्या बोलो आपका इस चार्ट के अंदर पहला, दैट इज कैपेसिटीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट, मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वाइड। इसके अंदर मेजॉरिटी जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे पॉइंट एग्जाम्पल जो किताब के अंदर है वो सारे आपके क्लियर होने चाहिए। दूसरा आपका इसेंशियल एलिमेंट है वो कौन सा है बोलो, फ्री कंसेंट। व्हाट इज फ्री कंसेंट? चलो आते हैं नीचे, फ्री कंसेंट को डिस्कस करते हैं। बताएंगे मुझको व्हाट इज फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट का मतलब होता है ऐसा कोई भी कंसेंट जो आप कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज पे सेम थिंग पे सेम सेंस में एग्री कर रहे हो, है ना? फ्री कंसेंट मतलब एग्रीइंग अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। एग्जांपल के तौर पे आज मान लो मैंने आपको बोला कि आई वांट टू सेल माय कार टू यू, विल यू परचेस इट? तो आपने बोला हाँ आई वांट टू परचेस योर कार। तो आप मुझको बताएंगे आपने मुझको जो कंसेंट दिया है, पॉजिटिव रिप्लाई दिया है, वो क्या किसी चीज को किसी चीज के दबाव में आके दिया है या आपने मन मर्जी से दिया? आपके मन मर्जी से दिया। तो आपका जो कंसेंट है, हम एक ही चीज पे और एक ही सेंस में एग्री कर रहे हैं, किसी के दबाव में आके एग्री नहीं कर रहे, कोई और चीज से एग्री नहीं कर रहे। आपको गाड़ी परचेस करनी है, मेरे को बेचनी है, इसको बोलते हैं फ्री कंसेंट। कब कहेंगे कि पार्टीज का कंसेंट फ्री नहीं है? अगर आपका कंसेंट किस चीज पे दिया हुआ है, कम ऑन, अगर आपका कंसेंट किस चीज पे दिया हुआ है, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर इस चीज से आपने क्या दिया हुआ है, आपका कंसेंट दिया हुआ है, तो आपका कंसेंट फ्री माना नहीं जाएगा। व्हाट इज कोर्शन? कोर्शन का मतलब होता है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, या फिर अनलॉफुली डिटेन करना या थ्रेटनिंग टू डिटेन करना एनी प्रॉपर्टी। और इसका इंटेंशन क्या है कि सामने वाले पर्सन को हम एग्रीमेंट में एंटर करना चाहते हैं। एग्जाम्पल हमेशा किसका होगा अपना? लेके आएगा जयकांत शिकरे को? लेके आए क्या? नहीं लेके आना है भाई। कितना मजा आता है जयकांत शिकरे। डायलॉग बोलेगा? डायलॉग बोलना क्या आपको? डायलॉग बोलना है आपको? ओके चलो डायलॉग बोल लेते हैं। क्वेश्चन आया तो डायलॉग तो आना ही पड़ेगा। सिंघम वन ऑफ माय फेवरेट मूवी। बताएंगे मुझको कि जब जयकांत शिकरे बूढ़े बाबा के घर पे जाता है तो क्या डायलॉग बोलता है? क्या बोलता है? कंडोलेंस, आके ना पप्पू एक्सीडेंट में मर गया, बहुत बुरा हुआ। तो बूढ़ा बाबा क्या बोलता है? तूने मारा है मेरे बेटे को। तो जयकांत शिकरे बोलता है गलत, पप्पू स्कूटर पे था और ट्रक ने उसको उड़ा दिया। माना कि ट्रक मेरा था, लेकिन एक्सीडेंट एक्सीडेंट होता है। हमेशा आप मेरे पे ही बिल क्यों फाड़ते हो? मैंने बोला घर बेचो ना, आप बोल के गेट आउट किया मेरे को, मेरे को। और और मेंटल जैसी बातें करने लगा। ये घर मेरी शांति की यादें है, यहीं पे मेरा पप्पू पला बड़ा है। अरे देख पप्पू पास हो गया। अरे ओ बुढ़े, चुपचाप इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर, वरना
तेरा फैमिली बड़ा है और बाहर मेरा ट्रक खड़ा है, चौथे पे चौथा चलता ही जाएगा। तो बूढ़े बाबा डर करके साइन करते। क्यों साइन करते हैं बोलो? वो डरते हैं कि कहीं मेरे बेटे को जैसे मारा है वैसे मेरे पूरे फैमिली मेंबर को ना मार दे, तो साइन कर लेता है, डरा के साइन किया। तो क्या बूढ़े बाबा के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर के सब सच बता देंगे, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मार के बेच भी सकते हैं ना? तो क्या कोर्शन से बने हुए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं? बाकी ना, वॉइडेबल होते हैं मतलब enforceable at the option of one or more party but not that the option of other। तो बताएंगे voidable कॉन्ट्रैक्ट में, इस कॉन्ट्रैक्ट में किसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है? कौन? हु इज एग्रीड पार्टी? हु इज अ गिल्टी पार्टी? जयकांत शिकरे। तो जयकांत शिकरे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है क्या? बूढ़े बाबा कर सकते हैं इनफोर्स? द आंसर इज यस। तो कोर्शन का मतलब होता है कि जो चीजें आपको अलाउ नहीं की है, जो चीजें आपको अलाउ नहीं की है, इंडियन पिनल कोड बोलता है क्या? किसी को डराओ धमकाओ, इंडियन पिनल कोड से जो बातें मना की है वो करो, किसी की प्रॉपर्टी को अपने पास बेवजह रखो अनलॉफुली, बोला है क्या? उसको बोलते हैं कोर्शन। तो कोर्शन मतलब वो क्या याद रखने का? जयकांत शिकरे जय हो। क्या बोलने का? जयकांत शिकरे जय हो। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? यू टेल मी व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब अगर मान लो किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी एक पार्टी का पोजीशन ऐसा होता है कि वो उस दूसरे पार्टी के विल को डोमिनेट करे, और वो इस पोजीशन का इस्तेमाल किस लिए कर रहा है? टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइडेबल। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो कोई एम्प्लॉय और उसका बॉस है, बॉस ने बोला कि अगर तुझको प्रमोशन चाहिए तो तू मुझको तुम्हारी जो फेवरेट कार है उसको बेचो, नहीं बेचेगा ना तुम्हारा प्रमोशन पक्का कैंसिल। तो एम्प्लॉय ने डर के क्या कर दिया? उस गाड़ी को बेच दिया, हाँ कि ना? क्यों बेचा? प्रमोशन रोक देगा। तो बताएंगे एम्प्लॉयर का पोजीशन उस एम्प्लॉय के विल को डोमिनेट करने वाला है। उसका विल क्या है? गाड़ी ना बेचो, लेकिन अभी बेचना पड़ेगा झक मार के, क्योंकि उसका पोजीशन का उसने गलत इस्तेमाल किया और एक अनफेयर एडवांटेज लिया। उसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। और अनड्यू इन्फ्लुएंस से बने कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बोलो? वॉइडेबल होते हैं। उसके बाद आएगा आपका क्या बोलो? फ्रॉड। व्हाट इज फ्रॉड? हमने बहुत बड़ा डेफिनेशन देखा था। फ्रॉड के अंदर बस एक ही बात याद रखना कि हम लोग ऐसी बातों का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं जिसकी बात हमको पता है कि वो गलत नहीं है। वी नो दैट व्हाटएवर वी आर टेलिंग टू अदर इज इनकरेक्ट, इज फॉल्स, बट फिर भी हम बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? बिकॉज आई वॉन्ट टू डिसीव यू, आई वॉन्ट टू मेक अ लॉस ऑफ योर्स, आई वॉन्ट टू मेक अ नुकसान ऑफ योर्स। तो उस टाइम पे हम उस स्टेटमेंट को क्या नाम देंगे? फ्रॉड का नाम देंगे। और फ्रॉड से बने कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होते हैं? वॉइड। हमने देखा था ना, फ्रॉड का एक डेफिनेशन देखा था। क्या क्या देखा था हमने? जानबूझ के झूठ बताना, किसी का नुकसान करवाना फ्रॉड होता है, बस इतना ही था। तो जानबूझ के झूठ बोलकर प्रॉमिस को ना निभाना किसी का नुकसान होता है और ये फ्रॉड होता है। जानबूझकर मतलब जानबूझ के का मतलब क्या होता है? देखो 100 बारी रिवाइज किया था, वो याद नहीं आ रहा है आपको। जानबूझकर का मतलब मैंने लिख के डाला डैश करके, जानबूझ के मतलब ये होता है। जानबूझकर मतलब एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, हाँ कि ना? जानबूझकर, जानबूझकर नलायको अपने नोटबुक निकालो, नोटबुक के अंदर जो लिख के दिया ना उसको पढ़ो। कभी तो नोटबुक खोल करके ना उसको पढ़ा करो, नहीं तो चुल्लू पर पारी में डूब मरो। मैं ये बात आपको बता रहा हूं। हाँ बोलो। जानबूझकर झूठ बोलकर प्रॉमिस को ना निभाना, तो जानबूझकर का मतलब क्या होता है? एक्टिव कंसीलमेंट। दूसरा क्या होता है? जानबूझकर झूठ बोलकर, झूठ बोलकर मतलब सजेशन एज अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू। जानबूझकर झूठ बोलकर प्रॉमिस को ना निभाना मतलब प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, किसी का नुकसान होता है, एक्ट टू डिसीव, एंड ये फ्रॉड होता है मतलब
एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज अ फ्रॉड। फ्रॉड का डेफिनेशन एग्जामिनेशन में अगर पूछ ले तो यू शुड बी एबल टू राइट इट डाउन। वापस एक बार आपके लिए लिखता हूं नलायक को, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, जानबूझकर। जानबूझकर का मतलब क्या होता है, एक्टिव एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। ऐसी कौन सी बातें जो फ्रॉड होती है। नंबर 2, जानबूझकर झूठ बोलकर, मतलब क्या, सजेशन एज ए फैक्ट विच इज, क्या बोलो, नॉट ट्रू। फ्रॉड का डेफिनेशन जाके देखिएगा, ऑनलाइन बच्चे आपको ये देखने को मिल जाएगा, चाहो तो उसको कॉपी कर सकते हो। एक्टिव कंसलमेंट, सजेशन एज ए फैक्ट विच इज नॉट ट्रू। जानबूझकर झूठ बोलकर प्रॉमिस को ना निभाना, मतलब क्या, प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म। जानबूझकर झूठ बोलकर प्रॉमिस को ना निभाना, किसी का नुकसान होता है, मतलब एक्ट टू डिसीव, एक्ट टू डिसीव। और ये क्या होता है, फ्रॉड होता है, मतलब एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज अ फ्रॉड। कुछ बातें होती है जो एक्सप्रेसली फ्रॉड डिक्लेयर होती है। 5 एलिमेंट्स आपके आंसर में अगर होंगे, डिफाइन फ्रॉड या एक्सप्लेन फ्रॉड बोला तो आपको ये लिखते आना चाहिए। क्लियर मेरी बात, झिप लगा, ओके। चलिए, तो फ्रॉड से बने हुए कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बोलो, अगेन वॉइडेबल होते हैं। नेक्स्ट वन आएगा आपका, क्या बोलो, मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड में और मिस रिप्रेजेंटेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, फ्रॉड में और मिस रिप्रेजेंटेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। फ्रॉड में हमारा इंटेंशन होता है किसी का नुकसान करवाना, इंटेंशन में हम, सॉरी, मिस रिप्रेजेंटेशन में हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता है किसी का नुकसान करवाना, विदाउट इंटेंशन। लेकिन काम तो वही हो रहा है ना, जो सही नहीं है उसको हम लोग सही बता रहे हैं, ऊपर मेरे को पता है फ्रॉड में कि ये सही नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन में मेरे को नहीं पता, मेरे को लगता है कि ये सही है रे, मेरे को लगता है कि ये सही है इसलिए मैं बता रहा हूं, हाँ कि ना। तो फ्रॉड में नुकसान करवाने के इंटेंशन होता है, मिस रिप्रेजेंट में नुकसान करवाने का कोई इंटेंशन नहीं होता है। एंड व्हाट इज मिस्टेक, अगर मान लो कोई पर्सन मिस्टेक एज टू फैक्ट है, मैंने आपको बोला मैं आपको रेड कार बेचूंगा, आपको लगा व्हाइट कार बेचूंगा, तो दोनों लोग फैक्ट में मिस्टेकन में है, और फैक्ट से बने कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, व्हाइट। अगर मैं कोर्शन की बात करूंगा, अंडर इन्फ्लुएंस की बात करूंगा, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं। मिस्टेक से बने हुए कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बोलो, कम ऑन, वॉइड होते हैं। सही बात है, अरे पक्का समझे कि नहीं समझे। तो ये रही सारी उसकी बात है, ओके। देखिए यहाँ पे कंसेंट का मतलब होता है जब वो दोनों लोग सेम थिंग सेम सेंस पे एग्री करते हैं, उसको हम लोग लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, कंसेसस एड एडम। जब कंसेंट फ्री नहीं होता है तो उसको हम लोग, जब वो कंसेंट ऐसे नहीं दिया गया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते, बिकॉज कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं हो सकता है। कब कहेंगे कि कंसेंट फ्री नहीं है, जब वो कैसे लिया गया है बोलो, कम ऑन, कोर्शन से लिया गया। कोर्शन का मतलब ये होता है, मीनिंग हमने देख लिया। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस पहला, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वर्डेबल होता है। लेकिन हाँ, अगर मान लो किसी पर्सन ने कुछ पैसे वगैरह पे किए, कुछ चीजें डिलीवर करी है, तो क्या वो पैसे उसने या चीजें उसने डिलीवर वापस करनी है। ये जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो जयकांत शिकरे ने ओल्ड मैन को उस घर का 10 करोड़ का एडवांस दिया है, और अगर बूढ़े बाबा उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहते, परफॉर्म नहीं करना चाहते, तो क्या बूढ़े बाबा ने वो पैसा जयकांत शिकरे को वापस करना है। द आंसर इज यस। और किसके ऊपर ये बर्डन आता है कि भैया मेरे ऊपर कोर्शन हुआ है, ये आता है एग्रीड पार्टी के ऊपर। मींस व्हाट, कि भैया मेरे ऊपर कोर्शन हुआ है, वो ये बताएगा कि मैंने, मेरे ऊपर कोर्शन हुआ है। ये बर्डन किस पे आता है प्रूफ करने का, एग्रीड पार्टी। पता हु इज एग्रीड पार्टी हियर, इज अ ओल्ड मैन। अच्छा एक बात बताओ, थ्रेट टू कमिट सुसाइड क्या कोर्शन होता है। द आंसर इज यस। अरे किसी को बोला कि मैं सुसाइड कर लूंगा, ये बता करके कंसेंट लेना, ये भी कोर्शन होता है। सही बात। नेक्स्ट वन, व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक पर्सन का पोजीशन ऐसा है टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, और वो उससे क्या कर रहा है, अनफेयर एडवांटेज ले रहा है। जो मैं चीजें अंडरलाइन कर रहा हूं वो एग्जाम के आंसर में दिखनी चाहिए। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस, कॉन्ट्रैक्ट अगेन क्या बोलो, वॉइडेबल है। और बताएंगे क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को बाजू में रख सकता है, हाँ कि ना। लेकिन अगर बाजू में रख रहा है तो बेनिफिट वगैरह जो रिसीव हुए हैं, क्या वो बेनिफिट आपने वापस करने हैं, हाँ। लेकिन वो बेनिफिट कौन डिराइव करेगा, कोर्ट बोलेगा कि इतना इतना बेनिफिट आपने देना है। और बर्डन किस पे आता है, अगेन किस पे आएगा, एग्रीड पार्टी पे आएगा, टू प्रूव दैट कि मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। नेक्स्ट वन आएगा आपका फ्रॉड। फ्रॉड देखिए, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, हाँ कि ना, जानबूझ के, झूठ बोल के
प्रॉमिस ना निभाना, किसी का नुकसान होता है, और ये फ्रॉड होता है। ये जो 5 बातें मैंने यहाँ पे लिखी है वो यही डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे दी है। ये 5 बातें अगर एक्सप्लेन या डिफाइन फ्रॉड बोला तो आना चाहिए। फ्रॉड से बना कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बोलो कम ऑन। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल होता है। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, परफॉर्मेंस भी कर सकता है, और साथ साथ क्या डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है क्या? अच्छा, कोई बेनिफिट अगर रिसीव किए है और अगर मान लो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको वापस करना है, तो क्या बेनिफिट को आपको वापस डिलीवर कर देना है? द आंसर इज यस। और ये होता है क्या, बोलो इसेंशियल। क्या इसेंशियल से फ्रॉड है, ऐसा हम लोग कब मानेंगे? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर द इसेंशियल्स फॉर फ्रॉड, क्या बन सकता है? अगर मान लो आप क्या कर रहे हो, ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हो जो कि फॉल्स है। आप ये कैसे कर रहे हो? विलफुली कर रहे हो, और आपका इंटेंशन क्या है? टू डिसीव। क्या एक्चुअली पार्टी का नुकसान होना चाहिए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लो मैंने आपसे फ्रॉड किया और आपका नुकसान नहीं हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने अगर मान लो आपको बोला कि इस कंपनी के शेयर्स खरीदी करो, बहुत अच्छा शेयर है, मेरे को पता है कि अच्छा नहीं है, सजेशन एज अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, व्हेन आई बिलीव दैट इट इज नॉट ट्रू, और मैंने आपको वो शेयर खरीदी करने के लिए बोल दिया, आपका नुकसान करवाना है मुझको, 1 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट, लेकिन एक्चुअली में है ना उस शेयर की कीमत 10 करोड़ हो गई। आखिर मेरी जीवा पे सरस्वती जी आ गई और मैंने कहा 1 करोड़ का शेयर 10 करोड़ हो सकता है, और वो हो भी गया, तो बताओ आपका नुकसान हुआ क्या? तो मैंने आपसे फ्रॉड किया क्या? अरे घंटा फ्रॉड किया, 1 करोड़ का 10 करोड़ हो गया और तुम मेरे को फ्रॉड मांग रहे हो। मैंने बोला 1 करोड़ मेरे को दे दो। तो व्हाट आर द इसेंशियल्स? इसेंशियल क्या है कि आपने ऐसी बातें बताई जो झूठ है, और वो जानबूझ के बताई, क्योंकि आपको मेरा फ्रॉड करवाने का इंटेंशन था, और एक्चुअली में आपका नुकसान भी हुआ, हाँ कि ना, सफर द लॉस, तब मानेंगे फ्रॉड हुआ है। समझो बात को। इस पे एक प्रैक्टिकल केस बन सकता है जो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा ऐसा किया, जो सच नहीं था वो सच बता दिया, सामने वाले पर्सन का नुकसान करवाने का इंटेंशन था, लेकिन एक्चुअली में उसका नुकसान हुआ ही नहीं, तो क्या ये फ्रॉड है? तो क्या ये फ्रॉड माना जाएगा? नहीं। एग्जाम में आए तो लिख के आ जाना। बताएंगे क्या साइलेंस फ्रॉड होता है? ये एक अगेन क्वेश्चन है। क्या साइलेंस फ्रॉड होता है? नहीं। मियर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड? मियर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड और नॉट? वाह। एक काम करो, आप सब है ना अपने लिए ताली बजाओ, कम ऑन सब लोग बजाओ, बजाओ। 1 2 3 स्टार्ट। सब लोग नहीं बजाएंगे नलायक को मैं ऐसा ताली बजाऊंगा कान के नीचे। चलो एक काम कर दे सब लोग, सब लोग 1 2 3 स्टार्ट, कम ऑन। ताली बजाओ अपने लिए, कम ऑन बजाओ, बजाओ ताली बजाओ, जोर से सुनाई नहीं दे रहा है मुझको, कम ऑन बजाओ ताली बजाओ। नलायक कहीं के। क्या साइलेंस फ्रॉड होता है? द आंसर इज यस कि नहीं? साइलेंस फ्रॉड होता है इन 2 केसेस में नलायको। अदरवाइज मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। लेकिन अगर जहां पे ड्यूटी टू स्पीक है, अगर आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में बोलने की आपकी ड्यूटी है, जैसे मैंने आपको पूछा कि ये सही है या गलत है, नाउ यू हैव अ ड्यूटी टू स्पीक ऑन इट, और आपने नहीं बोला तो आपका साइलेंस फ्रॉड है। और अगर मान लो आपका साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, आपने कुछ नहीं बोला लेकिन फिर भी आपका साइलेंस क्या है? इक्विवेलेंट टू स्पीच है, तो आपका ये फ्रॉड, आपका ये साइलेंस फ्रॉड माना जाएगा। जब आपकी ड्यूटी टू स्पीक है और साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच है, तो क्या माना जाएगा? कम ऑन, आपका साइलेंस फ्रॉड है। अदरवाइज साइलेंस फ्रॉड नहीं होता है। साइलेंस फ्रॉड कब होता है? इन 2 केसेस में होता है। फ्रॉड में याद रखना ये क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट वन आएगा आपका मिस रिप्रेजेंटेशन। सेम लॉजिक है, आपने क्या किया? ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट किया, लेकिन आपको लगता है कि वो सही है। क्या इंटेंशन टू डिसीव है क्या? और आपने क्या इनोसेंटली किया है? यस। और सामने वाली पार्टी ने आपके उस स्टेटमेंट पे एक्ट किया हुआ है। कॉन्सिक्वेंस क्या है? क्या सामने वाला पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है और उसको परफॉर्म करने के लिए भी बोल सकता है, नहीं बोल सकता है? द आंसर इज यस। अच्छा, नुकसान भरपाई मांग सकता है क्या? यहाँ पे कोर्ट जितना बोलेगा उतना मिल सकता है, अदरवाइज बिकॉज इंटेंशन टू डिसीव नहीं था तो नुकसान डैमेज वगैरह क्लेम नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल जरूर कर सकता है, हाँ कि ना। और वॉइड और मिस्टेक का मतलब क्या होता है? मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ कंट्री हो सकता है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हो सकता है। उसके अंदर 2 चीजें आती है, यूनिलैटरल मिस्टेक एंड बायलैटरल मिस्टेक। व्हाट इज यूनिलैटरल मिस्टेक? जब वन पार्टी इज एट मिस्टेक, एंड बायलैटरल मिस्टेक जहां पे दोनों पार्टी मिस्टेक में होते हैं, और बायलैटरल मिस्टेक हमेशा क्या होंगे? वॉइड होंगे। तो मिस्टेक में एक ही याद रखना है, मिस्टेक एज टू फैक्ट। बायलैटरल मिस्टेक वो क्या होती है? वॉइड होती है। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन के अंदर अगर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट अगर हो सकती है मेरे हिसाब से, जिसमें सवाल बन सकता है, वो बन सकता है दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस पे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे।
अनडू इन्फोर्सेबल कॉन्सिक्वेंसेस इंपॉर्टेंट मार्क करना। फ्रॉड के अंदर ये डेफिनेशन पूरा का पूरा फ्रॉड इंपॉर्टेंट मार्क करना, रिवाइज करना है तो फ्रॉड का डेफिनेशन, उसके इसेंशियल्स, उसका साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, कॉन्सिक्वेंसेस, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अरे समझे क्या, समझे क्या? मिसरिप्रेजेंटेशन मिस्टेक ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना इंपॉर्टेंट मार्क करके चल सकते हो। भाई और बहनों एनी डाउट? भाई और बहनों एनी डाउट? आगे बढ़ सकते हैं। दो इसेंशियल्स हो गए, पहला कौन सा? कैपेसिटीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। नंबर टू फ्री कंसेंट। अब देखेंगे कौन सा? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन। कब कहेंगे कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन क्या है? बोलो अनलॉफुल है। कब कहेंगे? अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन क्या है? फॉरबिडन बाय लॉ। लॉ बोलता है कि आप ये काम नहीं कर सकते। जैसे कहा कि भैया आप गुजरात में लीकर नहीं बेच सकते, तो बताएंगे क्या ये फॉरबिडन बाय लॉ है? आप महाराष्ट्र में गुटखा नहीं बेच सकते, तो क्या आज मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा वैसा, तो क्या उसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल माना जाएगा? हाँ कि ना? तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो स्पेसिफिकली बोली है कि ये लॉ आपको बोलता है कि ये आप ना करिएगा। नंबर टू, जहां पे आपका कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट का नेचर ऐसा है, अगर हमने अलाउ किया तो वो किसी और एक्ट के प्रोविजन को डिफीट करता है। क्या बोला मैंने? आपके कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट ऐसा है, अगर हमने अलाउ किया तो वो किसी और लॉ के प्रोविजन को डिफीट करता है। नाउ इसका एग्जांपल क्या था? व्हाट इज एग्जांपल ऑफ इट? आपने देखा हुआ था। यस, देखो एग्जांपल क्या है, शांति से समझिएगा, आपके लिए दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। एज स्टेट इज सोल्ड फॉर अरियर्स ऑफ रेवेन्यू अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट of the legislature by which the defaulter is prohibited from purchasing the estate। एक स्टेट है, उसने कोई प्रॉपर्टी टैक्स या टैक्सेशन नहीं भरे होंगे, इसलिए एक लॉ के तहत उसकी प्रॉपर्टी हम क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, बिकॉज उसके जो रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब टैक्सेस वगैरह जो पे करने हैं, वो अरियर्स में है। अरियर से मतलब ड्यू में है। तो आज मान लो मेरी प्रॉपर्टी है और मैंने उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह या फिर कोई भी टैक्स नहीं भरा है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगा? मेरे घर को बेच करके अपने रेवेन्यू को रिकवर कर लेगा। नेक्स्ट, बी अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग विद ए बिकम द परचेसर। अब बेसिकली अगर प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो ए उस प्रॉपर्टी को खुद परचेस कर सकता है क्या? अरे परचेस करने का पैसा अगर तुम्हारे पास है तो हमारा टैक्सेस पे करो। तुम नीलामी में अपना ही प्रॉपर्टी कैसे खरीदी कर रहे हो? मतलब तुम्हारे पास पैसा है। तो ए को हमने प्रॉपर्टी परचेस करने से क्या कर दिया है? प्रोहिबिट कर दिया। तो बी एक ऐसा पर्सन है, बी और ए के बीच में से अंडरस्टैंडिंग हुआ, एक काम करते हैं, ए बोलता है बी को, मैं तेरे को पैसा देता हूं, तू मेरे लिए प्रॉपर्टी खरीदी कर। मतलब इन शॉर्ट इनडायरेक्टली कौन परचेस कर रहा है? ए परचेस कर रहा है। एंड एग्रीज टू कन्वे द एस्टेट टू ए, और बाद में फिर प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दे। अपॉन रिसीविंग द परचेस प्राइस विच बी हैज पेड, मतलब बी जितना पे करेगा उतना ए उसको देगा, और फिर प्रॉपर्टी बी से ए को आएगा। गवर्नमेंट से ए खरीदी नहीं कर सकता है, लेकिन बी से तो कर सकता है ना? हाँ कि ना? द एग्रीमेंट इज वॉइड। अब बताएंगे बी और ए के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो वैलिड है कि वॉइड है? क्यों? बिकॉज अगर ये एग्रीमेंट हमने वैलिड बोल दिया, वैसे तो वैलिड है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी बेच रहा है, लेकिन अगर हमने ये एग्रीमेंट आपको अलाउ किया तो ये कौन से लॉ को डिफीट कर रहा है? अपने जो वो एरियर्स वाला जो लॉ है ना, कि भैया एरियर्स के बदले में तुमको प्रॉपर्टी, तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच करके वहां से रिकवर कर रहा हूं, इस लॉ को हमने डिफीट कर दिया। हाँ कि ना? जिसके अंदर मैंने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि आप प्रॉपर्टी खरीदी नहीं कर सकते, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर किसी एग्रीमेंट को हमने अलाउ किया तो वो चीज हम आपके दूसरे लॉ को डिफीट करने के लिए बना रहे हैं, और अगर ऐसा है तो हम आपको वो एग्रीमेंट अलाउ नहीं करते। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसको अलाउ किया तो वो किसी और लॉ के प्रोविजन को डिफीट करने वाला है, तो वो एग्रीमेंट भले ही वैलिड दिख रहा है, लेकिन वो क्या, उसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन क्या माना जाएगा? अनलॉफुल माना जाएगा। आई गेस लॉजिक क्लियर है? अरे पक्का। चलिए नेक्स्ट बढ़े, आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट है, अगर मान लो आपने फ्रॉडुलेंट काम किया तो भैया आपका वो ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल माना जाएगा। या फिर ऐसा कोई भी काम आपने किया जो किसी पर्सन या किसी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? इंजोरी। याद है आपको कॉपीराइट वाला सीन?
अगर मान लो मेरी किताब है और वो किताब को पब्लिश करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट आगे कर रहा है विदाउट टेकिंग माय कंसेंट, तो मेरे उस कॉपीराइट के कंटेंट को, उस कॉपीराइट के प्रॉपर्टी को इंजरी हो रही है? द आंसर इज यस। तो ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वन, व्हेन कंसिडरेशन इज इमोरल, किसी को किसी शादीशुदा लड़का या लड़की कोई है, उसको हम लोग पैसे देकर के डाइवोर्स लेने के लिए बोल रहे हैं ताकि मेरे से शादी करो, बताएंगे क्या ये इमोरल हुआ कि नहीं हुआ? यस। और व्हेन कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, आई टोल्ड यू एट दैट टाइम कि हमारे ये जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन है, इसके अंदर पहले कितना है बोलो? 6 पॉइंट आते हैं, और जो 6th पॉइंट है ना, उसके नीचे और कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। याद है आपको वो चार्ट मैंने बना के दिया था? तो उसके अंदर ऐसे कौन से कंसिडरेशन है जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है? नंबर 1, अगर आप एनएमई के साथ डील कर रहे हो तो क्या वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है? यस। अगर आप ट्रैफिकिंग कर रहे हो पब्लिक ऑफिस, किसी को घूस दे करके किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब सिक्योर करना, क्या ये एग्रीमेंट स्पेसिफिकली वॉइड है? द आंसर इज यस। हमने एग्जांपल देखा हुआ था कि हम किसी को पैसे दे करके अर्ली रिटायरमेंट लेने के लिए बोल रहे हैं ताकि वहां पे हमारा जॉब लग जाए, तो बताएंगे क्या ये चीज गलत है? द आंसर इज यस। इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस मींस व्हाट? हम अगर मान लो किसी सबूतों की अफरा तफर कर रहे हैं, किसी को पैसे देकर के गवाही देने के लिए गवाही ना दो ऐसे बोल रहे हैं, तो बताएंगे क्या ये इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस हुआ? यस। तो ये स्पेसिफिकली क्या है? वॉइड है। अगर हम लोग स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, सिमिलर लाइन पे बात करेंगे। अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी प्रोसिक्यूशन, कोई एग्जिस्टिंग चल रहे केस के बीच में अफरा तफर कर रहे हैं, तो वो भी क्या माना जाएगा? अनलॉफुल माना जाएगा। अगर हम लोग मोनोपोली क्रिएट करने के लिए कोई एग्रीमेंट बना रहे हैं, याद है आपको ऑक्सीजन सिलेंडर? अगर मान लो कोविड के ड्यूरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली कंपनीज ने, 2 कंपनीज है, उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम क्या करते हैं, अपना प्राइस म्यूचुअली बढ़ाते हैं क्योंकि दूसरा कोई है नहीं अपने यहाँ पे, तो ये एग्रीमेंट वैलिड है कि इनवैलिड है? इनवैलिड है। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, याद है इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन? कोई एक पर्सन एजेंट है, वो क्या कर रहा है, अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करने के लिए थर्ड पार्टी से भी कमीशन चार्ज कर रहा है, जबकि ये काम करने के लिए उसको प्रिंसिपल बकायदा कमीशन पे करने वाला है, तो उसका ये ऑब्लिगेशन है कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करे, लेकिन इस ऑब्लिगेशन के अंदर वो क्या कमा रहा है? इंटरेस्ट, यानी कि इनकम कमा रहा है। तो उसका एजेंट का और थर्ड पार्टी का जो एग्रीमेंट बना है कि तू भी मेरे को कमीशन पे करेगा, क्या ये एग्रीमेंट अनलॉफुल माना जाएगा? द आंसर इज यस। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्डी, दोनों में क्या डिफरेंस है? मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? मैं किसी 2 थर्ड पार्टी जो है जिनके बीच में केस हो सकता है, उनको उस केस को चलाने में मदद कर रहा हूं। आई एम असिस्टिंग द अदर पर्सन टू मेंटेन अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस। और वो चैम्पर्डी, वो जो केस वो बना रहे हैं उसके अंदर मेरा इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है? कि आप केस फाइल करो, अगर जीत गए तो उस जीतने वाले अमाउंट को मेरे साथ आप शेयर करोगे। मेंटेनेंस चैम्पर्डी एग्रीमेंट इज अनलॉफुल। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, अच्छा एक बात बताओ, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट इलीगल है, अनलॉफुल है, कि मैरिज के एक अंदर, ब्यूरो के अंदर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना अनलॉफुल है? मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट अनलॉफुल है कि मैरिज के इंफॉर्मेशन को ब्यूरो के अंदर एक्सचेंज करना अनलॉफुल है? सॉरी, फर्स्ट वन, देयर इज अ मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, मतलब किसी की शादी करने के लिए पैसे लेना। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना अनलॉफुल नहीं है। लड़की ऐसे देख रही, पहली बार देख रही है, क्या बोलो अभी मैं? कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, अगर मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट जो है, कंसिडरेशन है, पार्ट अनलॉफुल है, पार्ट लॉफुल है, तो बताएंगे कौन सा पार्ट वैलिड है? लीगल पार्ट वैलिड है। याद है मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ था सुपरवाइजर का, तो उसके अंदर क्या हुआ था, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर एक सुपरवाइजर अपॉइंट किया 15,000 सैलरी पे। उस फैक्ट्री के अंदर 2 काम हो रहे हैं, एक काम हो रहा है इंडिगो का बेचना, ट्रेडिंग करना, दूसरा हो रहा है चरस अफीम गांजा का ट्रेडिंग करना। तो बताएंगे मुझको 15,000 जो सैलरी फिक्स की है उसका मैंने बाइफरकेशन ही नहीं किया है, तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट वॉइड है कि पार्ट लॉफुल वैलिड है, पार्ट जो अनलॉफुल है वो वॉइड है? क्या है, पूरा पूरा अनलॉफुल है कि पार्ट लॉफुल और पार्ट अनलॉफुल? जो पार्ट लॉफुल है वो वैलिड है, और जो पार्ट अनलॉफुल है वो वॉइड है, बराबर है ना? हाँ ना? हाँ बोलो बेटा। मैंने कोई बाइफरकेशन ही नहीं किया है, पूरा वॉइड है। और मैंने बाइफरकेशन किया, 10,000 वैलिड है, 5,000 वॉइड है, तो मतलब 10,000 जो मैंने सुपरवाइजरी के लिए दिया है इंडिगो के लिए वो वैलिड है, और जो 5,000 मैंने बोला कि चरस अफीम गांजा के लिए वो
समझो बेटा। हाँ हाँ। नेक्स्ट वन, लास्ट वन आएगा आपका, दैट इज कि ऐसे कौन सा एग्रीमेंट है जो स्पेसिफिकली क्या माने जाएंगे, वॉइड एग्रीमेंट माने जाएंगे। कौन सा एग्रीमेंट है? नंबर वन, अगर मान लो कोई इनकॉम्पिटेंट पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे, भैया ऑलरेडी देखा हुआ है। हाँ बेटा आप बोलो, कौन से पार्टीज इनकम्पिटेंट है? ऐसे कौन से पार्टीज है जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनकॉम्पिटेंट है? आई डोंट हैव अ स्क्विंट इन माई आईज। मैं इधर देख रहा हूँ, इधर उस लड़के को भी पता है मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, ऐसा है, ऐसा देख रहा हूँ। ऐसे कौन से पार्टी जो इनकॉम्पिटेंट है? अच्छा किसी को इसका जवाब पता है तो रेज योर हैंड्स कि हु आर द पार्टीज हु आर इनकॉम्पिटेंट। और बाकी आपको नहीं आता है, उसके बाजू में नहीं आता है, इधर आता है बेटा? हाँ बोलो। वेरी गुड। माइनर है, अनसाउंड माइंड है या एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड है तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। बेटा आज घर जाना, निवान सो जाना, कुछ करना नहीं हमने, हमने जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है, समझे? सीए बन रहे टाइम पास करने के लिए आते हैं हम लोग, क्या बेटा ओ बाजू में, समझे? सीए कर रहे टाइम पास के लिए कर रहे, हमारा कोई सीरियसनेस नहीं है इसके अंदर, क्या बेटा ओ बेटा? तुम तो सेकंड बार ही कर रहे हो ना ये सब कुछ, पीछे परसों भी बताया था मैंने तुमको, किसी काम के नहीं हम लोग। हमारा काम क्या है? इधर आना, टाइम को पास करना, घर जाना, सो जाना, वापस आना, ये 2-3 महीने जो क्लास के वो निकालना, घर जाना है, पढ़ाई करनी नहीं है, एग्जाम आएगी देंगे, फेल हो जाएंगे, जिंदगी में कुछ और कर लेंगे। बाकी सीए करने का हमारा कोई जेन्युइननेस है नहीं, कोई सीरियसनेस है ही नहीं, तो ये करना बेटा सीरियस। अदरवाइज मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, क्या ऑप्शन है? कि कल से क्लास आना ही बंद कर दो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा कोई मन नहीं है सीए में पढ़ाई करने का, तो क्लास आने का क्या मतलब है? घर वाले उधर है ना, अननेसेसरली आस लगा के बैठे हुए कि हमारा बच्चा हमारी बच्ची जो है सीए के क्लास में जाती है, पढ़ाई करती होगी, उसको सब कुछ आता होगा जो क्लास में सिखाते हैं, एग्जाम देके पास भी होगी, एटलीस्ट घर वालों को इस अंधेरे में मत तो रखो, जो है मुंह पे बोल दो मेरे को नहीं जमता है, मेरे को करना ही नहीं है, जमता नहीं है, करना ही नहीं है मैंने। खाली पीले आप ऐसे मत सोचो कि हमारी बच्ची सीए बनेगी, हमारा बच्चा सीए बनेगा, हाँ कि ना? ये मत करो बेटा, डायरेक्टली घर पे जाओ, ओके? और वो भी नहीं जमते, चुल्लू पर पानी ले लो और उसमें डूब के मर जाओ, किसी काम के नहीं। अच्छा ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है, क्या वो वॉइड माने जाएंगे? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है लेकिन फिर भी वो वैलिड है? एक एक बताएगा कोई, आप बोलो। जिसमें कंसिडरेशन नहीं है लेकिन फिर भी वैलिड है। वैसे कंसिडरेशन नहीं होगा तो वॉइड होंगे ना, लेकिन कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वैलिड है। कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, वेरी गुड। और नेचुरल लेवन अफेक्शन, और एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, और चैरिटी, और बेलमेंट, और कंप्लीटेड गिफ्ट्स, और एजेंसी, और टाइम बाय डेट, बस हो गया। नेक्स्ट वन, जिसका मीनिंग अनसर्टन है, क्या वो वॉइड होता है? अरे 100 टन ऑफ ऑयल, 100 किलो ऑफ ऑयल, कहाँ कहाँ ये कौन सा ऑयल कहाँ पता चल रहा है, तो वॉइड है। जिसके अंदर मिस्टेक एज टू फैक्ट है, देखा ना, व्हाइट कार, ब्लैक कार, रेड कार। एग्रीमेंट इन इंस्टेंट ऑफ मैरिज, किसी को शादी करने से रोकना, हाँ अगर मान लो ये माइनर है तो रोका जाना वैलिड है। नेक्स्ट वन, वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट, हाँ गैम्बलिंग। अच्छा इसके अंदर क्वेश्चन थे, याद है आपको? वेजरिंग के अंदर क्वेश्चन था, एग्रीमेंट जहां पे दोनों पार्टीज क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, टू पे मनी और मनीज वर्थ, किस पे? विच डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टन इवेंट, उसको क्या बोलते हैं? वेजरिंग बोलते हैं। टू पार्टी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू पे मनी और मनीज वर्थ ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अमसन अनसर्टन इवेंट, उसको क्या बोलते हैं? वेजरिंग। जैसे हॉर्स रेस, वेजरिंग है ना,
क्रिकेट मैच जीतेंगे नहीं जीतेंगे उस पर पैसा लगाना वेजरिंग माना जाएगा स्पेसिफिकली। क्या क्या इसेंशियल है, पहले तो कब कहेंगे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है वो वेजरिंग है, जब क्या हो रहा है, पेमेंट ऑफ मनी और मनीज वर्थ। जिस इवेंट पे हम लोग पैसा लगा रहे हैं वो क्या है, अनसर्टन है, उसमें दोनों पार्टीज का जीतना या लूजना डिपेंड करता है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। और क्या उस इवेंट पे किसी का कंट्रोल है, कंट्रोल होगा तो वेजरिंग कैसा हो गया, मेरे को पता है कि ये जीतेगा तो काहे का कंट्रोल है, काहे का वेजरिंग है। और उस इवेंट में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है सिवाय उस पैसों के जो हार जीत पे है। अगर ये इसेंशियल एलिमेंट है तो वो वेजरिंग है। इसेंशियल एलिमेंट को इंपॉर्टेंट मार्क करना, मीनिंग को इंपॉर्टेंट मार्क करना, ऐसा आपने किया हुआ अभी। वॉइड है, हाँ हाँ। गैम्बलिंग आप कहाँ बोलते हो, कौन बोलता है गैम्बलिंग है, गेमिंग ऐप बोलते हैं, हाँ तो गेमिंग है। नेचर अलग बताते हैं, काम तो वही कर रहे हैं लेकिन नेचर अलग बता रहे हैं। गैम्बलिंग बोलते तो वही बोलेंगे ये गेमिंग ऐप है, गेम ऑफ स्किल। जंगली रमी खेळल्यामुळे, जंगली रमी का ऐड देखा आपने कभी, उसमें एक आते हैं संजय मांजरेकर, क्या महेश मांजरेकर एक आते हैं, तो काय बोलले, जंगली रमी खेळून तुम्ही रातोरात करोडपती व्हाल असं होणार नाही, कारण ही लॉटरी नव्हे, हा खेळ आहे। एडवर्टीजमेंट ही ऐसा कर रहे वो कि दिस इज नॉट ए लॉटरी, दिस इज नॉट ए काइंड ऑफ गैम्बलिंग, इज ए गेम। और बाद में बोलते हैं ना कि जिम्मेदारी से खेलिएगा, इसकी लत लग सकती है, इसकी आदत लग सकती है, स्पेसिफिकली बोलते हैं ना आपको। तो खेलिएगा मतलब ये गेम है, ठीक तरीके से खेलिएगा, इसकी आदत लग सकती है, सब बोलते हैं स्पेसिफिकली। अच्छा बताओ, वेजरिंग से कोई कॉन्ट्रैक्ट बना दे तो वो क्या होता है, और अगर हम लोग जीते और हमको पैसा नहीं मिला तो आप केस फाइल कर सकते हो क्या, द आंसर इज नो। ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जो लगते वेजर है लेकिन वेजरिंग नहीं है, चिट फंड। ये लक्ष्मी चिट फंड वाली मेरे को क्या सवाल पूछेगी रे बाबा, इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, दिल्ली का कैपिटल इंडिया, हाँ कि ना, अनुराधा। तो चिटफंड होता है वो वेजरिंग लगता है लेकिन वो वेजरिंग नहीं है। सिमिलर टू वेजर ट्रांजैक्शन, वो वेजर नहीं है लेकिन सिमिलर टू वेजर। अच्छा शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन वेजरिंग जैसा ही लगता है ना, हम पैसा लगाते हैं, शेयर का प्राइस बढ़ने पे बेच देते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वैलिड है। अगर हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, क्या करेंगे ट्रेडिंग, तो वो क्या माना जाएगा, कमॉन वेजर माना जाएगा। जहां पे गेम ऑफ स्किल है, क्रॉसवर्ड पजल है, लगता वेजरिंग जैसा है, हम कोई जैसे जंगली रमी, लगता है वेजरिंग जैसा है लेकिन वेजरिंग नहीं है। अगर मान लो जहां पे कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी प्राइस इज 500 और अबाउ, तो वो क्या माना जाएगा, हॉर्स रेस वाला। हॉर्स रेस का विनिंग अमाउंट 500 या फिर उससे ज्यादा होगा तो वो वेजर है कि नहीं है। हॉर्स रेस का विनिंग अमाउंट 500 रुपए से ज्यादा, 500 या फिर उससे ज्यादा है तो वेजरिंग है कि नहीं है, लड़की बोलो वेजरिंग बोल रही है, वो वेजरिंग नहीं है। 499 उससे कम है तो वेजरिंग है। और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लगता वेजरिंग जैसा है लेकिन वो वेजरिंग नहीं है। आई बात समझ में, स्पेसिफिकली मैंने याद दिलवाया था ये हॉर्स रेस वाला 500 रुपए का, लड़की फिर भी गलत जवाब दे रही है, वेरी गुड, बहुत आगे जाओगे बेटा। दुआ है मेरी आपके साथ, दुआ दे सकता हूँ, हाँ हाँ वो जो भी है, जो भी है, अरे रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, कुछ भी नहीं, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, कोई चिंता मत करो, कुछ चिंता, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ चिंता मत करो। चिंता कब करेंगे कि कुछ होगा नहीं होगा, उसका हमको डर है, हमको पता ही कुछ होने नहीं वाला है तो चिंता काहे की, आगे ना, हम डरते किस बात पे है कि क्या होगा पता नहीं यार, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर मेरे को ऑलरेडी पता है कुछ नहीं होने वाला तो उसमें डरना क्या है। जो बातें अपने कंट्रोल में है ना उस बातें पे मत डरो, हमारे कंट्रोल में क्या है, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हमारे कंट्रोल में, तो डरो मत भाई, हो जाएगा आपका, अब तो कुछ नहीं होगा आपका। चलो, द एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टन इज वॉइड, बताओ सही की गलत। हम हम एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, मेरे थोपड़े पे कुछ नहीं लिखा है, उधर लिखा है। एग्रीमेंट जिसका मीनिंग सर्टन नहीं है वो वॉइड है, सही की गलत,
डिस्कस करो, फिर उसका एग्जाम्पल वगैरह दे करके उसको एक्सप्लेन करना है। कौन सा एग्जाम्पल दोगे? वेरी गुड, 100 kgs ऑफ ऑयल। कौन सा ऑयल? कंफर्म नहीं है, तो ये मीनिंग अनसर्टन है, तो उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता, एनफोर्सिएबल नहीं है, तो वो वॉइड है। ये एक्सप्लेन करना है, कर सकते हो। देखो कर सकते हो, नहीं कर सकते, नहीं कर दे तो क्या है करना है आपको पता है। सॉरी, हाँ, अगर मान लो वो ट्रेडर ओनली कोकोनट ऑयल से डील करता है तो यू नो दैट कि कोकोनट ऑयल ही बेचने वाला है। हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, though a minor is not competent to contract, nothing in the contract act prevents him from making the other party bound to the minor. Discuss. जैसे हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं माइनर के साथ, वो क्या होता है? void ab initio. void ab initio मतलब void from the very beginning. तो void का मतलब क्या है? अनएनफोर्सेबल। ना कोई मेजर ना कोई माइनर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के ऊपर एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो माइनर भी कभी किसी को अपने तरफ लायबल नहीं पकड़ सकता, लेकिन हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए है तो वो उसको एनफोर्स कर सकता है। यही लिखना उसके अंदर। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। A student was induced by his teacher to sell his brand new car to latter at a less than purchase price to secure more marks in the एग्जामिनेशन। मतलब स्टूडेंट, टीचर ने क्या बोला कि भैया तू मुझको गाड़ी बेच, अगर बेचे नहीं बेचेगा तो मैं तेरे को अच्छे नंबर नहीं दूंगा। अकॉर्डिंगली स्टूडेंट ने कार बेच दिया। अब उसके फादर ने बोला कि भैया ये सही नहीं है और तू केस फाइल कर टीचर पे। क्या स्टूडेंट टीचर पे केस फाइल कर सकता है? क्यों कर सकता है? बिकॉज उसने क्या किया? अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रोविजन लिखो। one party is at the dominant position to dominate the will of the other party and is taking the unfair advantage of his position, it is called as a undue influence. ये लिख दो, नीचे लिखो, टीचर ने स्टूडेंट को जानबूझ के गाड़ी बेचने के लिए बोला कि एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर नहीं दूंगा, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो स्टूडेंट टीचर पे केस फाइल कर सकता है। इतना छोटा सा आंसर लिखोगे 4 नंबर मिल जाएंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं लिखोगे तो क्या होगा आपको पता है। आगे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। अब बताओ कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? सजेशन ऑफ अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बट ही बिलीव्स दैट इट इज ट्रू। इंटेंशन इज नॉट टू डिसीव द अदर पार्टी। और मिस रिप्रेजेंटेशन से बने हुए कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइडेबल होते हैं। लेकिन उसके अंदर डैमेज क्लेम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कोर्ट जितना डैमेज बोलेगा वो लेना है, बिकॉज नुकसान करवाने का इंटेंशन नहीं है ना, तो डैमेज क्लेम नहीं कर सकते। मिल सकता है लेकिन कौन बोलेगा? कोर्ट बोलेगा, उतना ले सकते। एक्सप्लेनेशन हो गया। आगे क्वेश्चन पूछा है, सोहन induced सूरज to buy his motorcycle saying that it was in a very good condition. After taking the motorcycle, सूरज complained that there were many defects in the motorcycle. सूरज ने बोला भाई कितने डिफेक्ट इसके अंदर। सोहन proposed to get repaired and promised to pay 40% of the cost of repair. सोहन ने बोला ठीक है, गलती मेरे से हुई है तो मैं तुमको रिपेयर के 40% रिपेयर का खर्चा देने वाला हूं। आफ्टर फ्यू डेज मोटरसाइकिल काम करना ही बंद कर दिया। अब बताओ क्या सूरज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का अधिकार रखता है? डिसाइड गिविंग द रीजन वेदर सूरज कैन रिस्काइंड दी कॉन्ट्रैक्ट। क्या सूरज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है या नहीं कर सकता है? बताओ, मिस रिप्रेजेंटेशन से कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ऊपर देखो, मिस रिप्रेजेंटेशन से कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का अधिकार मिलता है क्या? देखो यहाँ पे, ये रहा आपका मिस रिप्रेजेंटेशन और ये उसके कॉन्सिक्वेंस। क्या कॉन्सिक्वेंस है? क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है? कैन कॉन्ट्रैक्ट कैन डिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट। और क्या परफॉर्मेंस के लिए बोल सकता है भाई जो सही है ना वो परफॉर्म करो, मतलब मेरे को अच्छी कार दे दो, क्या वो ये बोल सकता है? तो बताएंगे यहाँ पे आंसर क्या आएगा। सोहन का कौन क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखो क्या है, किधर गया। हाँ, तो पहले ऊपर मिसरिप्रेजेंटेशन बोला और नीचे क्या बोला? एग्रीड पार्टी। कौन है एग्रीड पार्टी? सूरज की सोहन? बाइक किसने खरीदी किया है? सूरज ने कि सोहन ने? सूरज ने खरीदी किया है। तो ही कैन डू व्हाट? ही कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। The aggrieved party loses the right of this kind if he, after becoming aware of the misrepresentation, takes the benefit under the contract or affirms the same. मतलब उसको पता चल गया। देखो क्वेश्चन कैसा लिया हुआ है, पहले क्या लिखना है? मिस रिप्रेजेंटेशन पे कॉन्ट्रैक्ट बना है तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी उसको कैंसिल कर सकता है, ये पहले लिखोगे। अब केस में हुआ क्या है कि जब उसको पता चला कि ये बाइक खराब है, उसने सोहन से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया तू मेरे को 40% ऑफ द
रिपेयर देगा, तो उसको पता चल गया कि कार सही नहीं है, जो उसने बोला था सही है, लेकिन फिर भी उसने अभी एग्री कर लिया ना कि भैया ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, 40% मेरे को दे दो। अब क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है? नहीं। वाई? बिकॉज पता चलने के बाद भी उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो नाउ ही लूजेस द, क्या बोलो, राइट टू रिस्काइन, यानी कि कैंसिल। अकॉर्डिंगली इन द गिवन केस सूरज कुड नॉट रिस्काइन द कॉन्ट्रैक्ट एज ही हैज एक्सेप्टेड द 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रिपेयर। देखो कैसा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा हुआ है। अगर यहाँ पे 40% वाला कोई सीन होता ही नहीं, तो क्या सूरज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता था? यस, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन से आया है। लेकिन जब उसको पता चलने के बाद भी वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो इन दैट केस वो कैंसिल नहीं कर सकता, बिकॉज नाउ ही बिकेम अवेयर कि कार सही, गाड़ी सही नहीं है, तो वापस कर दो भाई, तुम उसको अपने पास रख रहे हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। दैट मींस यू हैव एक्सेप्टेड द बाइक एज इट इज। खराब बाइक तुमने एक्सेप्ट करवा ली। बताएंगे क्वेश्चन क्लियर है क्या? आंसर भी क्लियर है। नेक्स्ट, मिस्टर सामंत ओन्ड ए मोटर कार। He approached Chotu and offered to sell his motor car for rupees 3 lakh. Okay? सामंत के पास एक कार है, उसने छोटू जी से कहा कि मैं तुमको 3 लाख रुपए में कार बेचने वाला हूं। सामंत ने छोटू को बोला कार इज इन रनिंग कंडीशन, और उसको कितना किलोमीटर माइलेज है? 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है। फ्यूल मीटर और स्पीड मीटर दोनों भी क्या थे? वर्किंग में थे। मतलब जब छोटू उस कार का टेस्ट ड्राइव वगैरह ले रहा है, ही वुड हैव चेक्ड कि जो बात कर रहा है ना वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, हाँ कि ना। छोटू एग्रीड विद द प्रपोजल ऑफ मिस्टर सामंत एंड टुक अ डिलीवरी ऑफ द कार, 3 लाख पे करके। 10 दिनों के बाद छोटू केम बैक विद द कार एंड स्टेटेड दैट जो 30 किलोमीटर का फ्यूल एफिशिएंसी का आपने बोला था वो सही नहीं है। देयरफॉर इट इज अ केस ऑफ, क्या बोलो, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो बताओ क्या छोटू के पास कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का अधिकार आएगा नहीं आएगा? वैसे तो मिस रिप्रेजेंटेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का अधिकार आ सकता है, लेकिन जबकि फ्यूल मीटर और स्पीड मीटर ठीक से काम कर रहे थे, वेदर ही वाज हैविंग एनी मींस टू डिस्कवर द ट्रूथ, तो इफ द पार्टी हैड अ मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ कि सही है या गलत है, जो बात सामने से बंदा बात कर रहा है वो सही है या गलत है, ये चेक करने का उसके पास ऑप्शन था और उसने चेक नहीं किया, तो गलती किसका है? छोटू। क्या छोटू कैंसिल कर सकता है? आंसर कैसे लिखोगे? मिस रिप्रेजेंटेशन पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, बट इफ द पार्टी हैज अ मींस टू डिस्कवर द ट्रूथ एंड इफ ही डोंट डिस्कवर द ट्रूथ व्हाटएवर ही इज स्टेटिंग, देन ही कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। सही बात है। नेक्स्ट वन, ईशान, लास्ट क्वेश्चन है। ईशान एज्ड 16 years was studying in an engineering college. On 1st of March 18, he took a loan of 2 lakh from the Vishal for the payment of his college fees and agreed to pay by 30th May 19. Ishan possesses the asset worth rupees 15 lakhs. On the due date, Ishan fails to pay back the loan to Vishal. Now Vishal wants to recover the loan from Ishan out of his assets. क्या वो कर सकता है? 15 लाख का उसका असेट है, 2 लाख का लोन है, 16 साल की उम्र है, माइनर है, उसको नेसेसिटीज के लिए उसने पैसा दिया, तो नेसेसिटीज के लिए माइनर लाइबल होता है। बस कंडीशन क्या है? रीजनेबल नेसेसिटी होनी चाहिए, उसके पास उस पोजीशन उस नेसेसिटी का पोजीशन नहीं होना चाहिए, उसके स्टेट से लाइबल है, पर्सनली लाइबल नहीं है। तो बताएंगे क्या सारे कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होता है? तो इज लाइबल, 15 लाख से 2 लाख रिकवर कर लेगा। क्वेश्चन 6 आपको क्लियर है? तो यूनिट नंबर 3 पूरा रिवाइज हो चुका है, उसके स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए। जितने भी एग्जांपल्स हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर है वो सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर होने चाहिए। जितने भी क्वेश्चन एटलीस्ट स्टडी मटेरियल में है वो सारे क्लियर होने चाहिए। जितने भी क्वेश्चन बैंक में वो भी सारे क्लियर होने चाहिए, तभी आप समझो कि आपका प्रिपरेशन हो चुका है। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है ना, समझो आपका प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुआ है। प्रिपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है उसका मैंने आपको एक चेक पॉइंट बता दिया। कोई भी एग्जांपल रैंडमली उठा करके यू शुड बी एबल टू गेट द आंसर ऑफ इट। अगर आपको किसी भी पन्ने के किसी भी एग्जाम्पल को डिस्कस करता नहीं आता है या किसी भी पन्ने के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको क्रैक नहीं होता है, समझ लो हमारा प्रिपरेशन सही से नहीं हुआ है। जैसे मान लो मैंने ये पेज और मैंने यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया एग्जाम्पल नंबर 90, मेरे को नहीं पता कौन सी चीज का है ये। जब मैं ये क्वेश्चन एग्जाम्पल पढ़ता हूं, आई शुड बी एबल टू गेट व्हाट एग्जैक्टली प्रोविजन दिस एग्जाम्पल इज गिविंग मी।
जब भी मैं कोई आता हूं यहाँ पे, मैं ऐसे चला गया, कौन सा क्वेश्चन आ गया, चलो क्वेश्चन नंबर 6, तो आई शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर इस लेवल पे आपका प्रिपरेशन हो गया तो समझ लो आप लॉ की एग्जाम देने के लिए तैयार हो। When I was preparing for my exams, even if that was CPD, even an IPCC or final, I used to gauge my preparation like that. कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, व्हाट आई यूज्ड टू डू, अगर मान लो मेरे को लगा कि मेरा पढ़ाई ठीक से हो चुका है, मतलब नाउ अभी कुछ बचा ही नहीं है पढ़ाई करने के लिए, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं मेरा जो भी टॉपिक है, मान लो टॉपिक नंबर 6 है, आपके अकाउंट का कोई भी टॉपिक है, सिंगल एंट्री मान लो, तो मेरे पास क्वेश्चन का बुकलेट है, मैं उसको ऐसे स्कैन करता था आंखें बंद करके, और ऐसे करके ऐसा हाथ रखता था, तो हाथ रखने के बाद मैं देखता था कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा नाउ दिस क्वेश्चन आई शुड बी एबल टू सॉल्व, बिकॉज एग्जामिनेशन में ऐसे ही आने वाला ना, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आएगा। अगर मैं आज यहाँ पे रैंडमली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पोजीशन में हूं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगर दे पा रहा हूं, तो मेरा उस टॉपिक का प्रिपरेशन हो चुका है। अगर एक भी क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है उसमें से, तो मान लो मेरा प्रिपरेशन उस टॉपिक का नहीं हुआ है। डोंट जंप टू नेक्स्ट चैप्टर जब तक कि ये सारी बातें क्लियर नहीं होती। मैंने आपको पैरामीटर बता दिया है कि पढ़ाई करते मतलब क्या करते, खाली पन्ने पलटना, पढ़ना, क्लास में आके बैठना, इधर बैठ करके वो बेंच गरम करना, दिस इज द नॉट द वे दैट यू शुड स्टडी द सीए कोर्स। समझे बात को? कौन से लेवल तक आपका प्रिपरेशन होना चाहिए वो मैंने आपको पैरामीटर बता दिया। और जो मैंने कह रहा हूं, मैं गुस्से से कह रहा हूं आपसे, अगर नहीं जम रहा है तो कल से क्लास आना बंद कर दो भाई, आप किसी लायकी के नहीं हो, मतलब किसी, मतलब सीए करने का लायकी के तो नहीं है, आप बाकी सारी चीजों में एक्सपर्ट होंगे, बट सीए करने के लिए आपका लायकी नहीं है। सॉरी फॉर these words that I'm using, but I'm using these words after 2-3 months. समझे बात को? क्योंकि अगर आप सीए करने के लायकी के नहीं है, तो आप जितनी मेहनत कर लो आपसे सीए होने वाला नहीं है। इसका मतलब ही नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी में करने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं। बीसीए है बेटा, तो बीसीए कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बीसीए करने वाले लोग खाना नहीं खाते, वो क्या भूखे नंगे मर जाते क्या? जो दुनिया में सीए, इंडिया में बस 4.5 लाख सीए, 4.5 लाख 5 लाख सीए है, तो बाकी लोग क्या भूखे नंगे मर जाते हैं? बाकी लोग कुछ ना कुछ तो अपनी जिंदगी के साथ कर ही लेते हैं ना, बट अननेसेसरली अपना वक्त, अपना, अपने माँ बाप के पैसे और अपने माँ बाप के सपने दाव पे मत लगाइए, क्योंकि आपसे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, अनलेस अनटिल आप ये नहीं करते हो, ये कर लोगे तो 100% होएगा, माँ बाप खुश होंगे, आप भी खुश हो जाएंगे, जिंदगी अच्छी तरीके से जी पाओगे। लेकिन कब, जब आप ये कर लोगे, नहीं करोगे तो नहीं होगा। और प्रिपरेशन कौन से लेवल तक जाना चाहिए मैंने आपको बता दिया। जब तक, मैं सच्ची बता रहा हूं आपको, जब तक ये लेवल का प्रिपरेशन नहीं होता ना, तब तक आप पास ही नहीं होने वाले, गारंटी। मैं आपको अभी आपका रिजल्ट लिख के देता हूं। एक काम करता हूं, मैं आज है ना चिट्ठी पे ऐसा रिजल्ट लिखता हूं, सबके नाम लिखता हूं और सामने रिजल्ट लिखूंगा। ये चिट्ठी हम एक लिफाफे में बंद करते हैं और वो चिट्ठी हम लोग रिजल्ट के दिन पे खोलेंगे, किसी के पास, थर्ड पार्टी के पास रख दो। अगर मैंने लिखा हुआ गलत हुआ ना, अगला बैच नहीं लूंगा, चलेगा? क्योंकि मेरे को पता है कि कौन कितने लेवल तक अभी से जा सकता है। इतने बोलने के बाद भी कुछ लोग नहीं करने वाले, गारंटी बता रहा हूं। इतने साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है भाई, मेरे को पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, किसका लेवल कहाँ तक है ना, मेरे को जरूर पता है। मैं भी कोई इंटेलिजेंट या बहुत ही होशियार स्टूडेंट नहीं था, आई वॉज ऑल्सो एवरेज स्टूडेंट, बट मैं मेहनत एक्स्ट्रॉर्डनरी करता था। आई वॉज ऑर्डिनरी स्टूडेंट बट माई एफर्ट्स वर एक्स्ट्रॉर्डनरी। और यहाँ पे सीए कोर्स में आप कितने होशियार हो उससे मायने नहीं रखता, आप कितनी मेहनत करते हो वो इंपॉर्टेंट है। सर मेरे को 10th में ना 90% मिला था, मेरे को 10th में 80% मिला था, उस रिजल्ट को ना चूल्हे में डाल दो, किसी काम का नहीं अपने लिए। हमारे कॉलेज का टॉपर सीए नहीं बन पाया, उसने सीए सीपीडी में ही छोड़ दिया, जबकि मैं टॉप 10 में भी नहीं था। और मैंने उसके साथ मैंने एग्जाम दी थी, आई क्लियर विद वेरी गुड मार्क्स इन सीपीडी, ही फेल्ड। उसने अपनी जिंदगी में कुछ और किया भाई,
प्रोबेबली अच्छा ही किया होगा कुछ, और वो सीए नहीं कर पाया। मैं आपसे कभी से वही कह रहा हूँ, सीए करने के लिए अपना लायकी है कि नहीं वो डिसाइड कर लो पहले, नहीं है तो कुछ और कर लो जिंदगी में। कहते हैं ना बहुत सारे कोर्सेज होते हैं यहाँ पे, छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं, कर लो। एम एस सी आई डी, टैली। बड़े बड़े सपने मत देखो भाई, बड़े बड़े सपने देखने के लिए बड़ी बड़ी मेहनत करनी पडती है। स्वप्नाच्या दुनियेतनं बाहेर या, रियलिटी कुछ और है। सपने देखना आसान है, बहुत आसान है, लेकिन सपनों को पूरा करने में मेहनत लेना बहुत डिफिकल्ट है। आप अभी सपना देख रहे हो मैं सीपीटी फाउंडेशन पास होऊंगा, ये करूँ, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सब लोगों के